गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने जाना था अपवाह के बारे में। अपवाह का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रवाह या बहाव। साथ ही हमने जाना था अपवाह बेसिन, क्षेत्र या द्रोणी या फिर ड्रेनेज बेसिन। आप किसी भी नाम से जान सकते हैं। किसी भी नाम से ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अपवाह क्षेत्र के नाम से, द्रोणी के नाम से या फिर बेसिन। इसके अलावा हमने जल विभाजक के बारे में जाना था और फिर हमने जाना था भारत में अपवाह तंत्र, जो ड्रेनेज सिस्टम है भारत का, उसके बारे में, जो बहाव की, पानी के बहाव की है ना, क्या है व्यवस्था है, उसके बारे में जाना था। तो अपवाह तंत्र के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानने के लिए हमने उसे दो भागों में बांटा। एक हिमालयी नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालयी नदियों की विशेषताएं भी हमने जानी थी लास्ट क्लास में और प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं भी हमने जानी थी। और लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था हिमालयी नदियों के बारे में, जिसके अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को अच्छे से समझा था। आज की क्लास में हम जानेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियों का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करें। प्रायद्वीपीय नदियां। और प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां थी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ था, फिर भी हम यहाँ पर क्या कर ले, रिवाइज करते हुए चलते हैं ताकि डाउट ना रहे, है ना। अधिकतर प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, इनमें अधिकतर नदियां जिसके अंतर्गत कौन कौन सी नदी आएगी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां रहेंगी। और ये जो नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कहाँ से, किस दिशा में बहती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर बहती हैं। निकलती कहाँ से हैं? पश्चिम से। पश्चिम में इनका उद्गम है इन नदियों का, और पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी कहाँ है आपको मालूम है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और खाड़ी में गिरने से पहले क्या बनाती हैं? मुहाने पर, जहां पर नदी गिरती है, गिरते से तात्पर्य नदी समुद्र में मिलती है या किसी बड़े जलाशय में मिलती है, उससे पहले क्या बनाती है? वो उससे पहले का जो क्षेत्र है वो है मुहाना। गिरने वाला जो क्षेत्र होता है मुहाना, है ना, और वहां पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं ये नदियां। ये तो बात हो गई प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत अधिकतर नदियों की, है ना। सामान्य तौर पर प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और गिरने से पहले मुहाने पर डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी नदियां भी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, बहने वाली नदियां, ये भी प्रायद्वीपीय भारत की ही नदियां हैं। कौन सी नदी है? नर्मदा और ताप्ती नदी। ताप्ती या तापी भी कई जगहों पर आपको लिखा मिलेगा, तो आप इसे भी लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदियां हैं, कहाँ जाकर गिरती हैं? अरब सागर में। ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, पश्चिम की ओर गिरेंगी ना, और अरब सागर में गिरती हैं। एक बात तो महत्वपूर्ण हो गई इनके लिए ये। दूसरी बात है कि ये डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी, एस्चुरी का निर्माण करती हैं।
जो नदी पश्चिम की ओर बहती है। एस्चुरी को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख। ठीक है, अब ये क्या है आगे हम समझेंगे। तो इन्हीं नदियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अरब सागर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, ये मैं आपको मैप से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये है भारत का मानचित्र। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और ये नदियां पश्चिम से निकलकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। ठीक है, और कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं, जिसमें से नर्मदा और ताप्ती हैं। ठीक, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नर्मदा नदी से। नर्मदा द्रोणी, नर्मदा नदी का बेसिन। ठीक है, द्रोणी मीन्स बेसिन, नर्मदा बेसिन। बेसिन क्या होता है याद है? क्षेत्र किसे कहते हैं? नर्मदा का अपवाह क्षेत्र। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहां पर सारी नदियां, जितनी भी नदियां हैं, जैसे कि सपोज करिए ये नर्मदा नदी है। अच्छा, ये सबसे पहले तो पश्चिम की ओर बहती है, तो इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से, है ना। किस तरफ बह रही? पश्चिम की ओर। इस तरफ सपोज अरब सागर है, तो ये जो नर्मदा नदी है, ये जो नर्मदा नदी है, इसमें जो भी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं नर्मदा की, नर्मदा नदी में आकर क्या करती है? मिल जाती हैं। अपना जल नर्मदा नदी जो कि मुख्य नदी है उसमें क्या करती है? विसर्जित कर देती हैं, डाल देती हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र हो जाएगा, ये क्या होगा? अपवाह क्षेत्र। किसका? नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र, ड्रेनेज बेसिन होगा। ठीक है, तो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, या नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? उद्गम है अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है। कौन सी पहाड़ी? अमरकंटक पहाड़ी के पास से। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ये जो सहायक नदियां हैं, अभी आपने जाना था, नर्मदा नदी की जो सहायक नदी हैं, जितनी भी हैं सहायक नदी हैं, ये सभी नदी या अधिकतर नदी अधिकतर नदी समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। अधिकतर नदी समकोण पर यानी 90 डिग्री के एंगल पर मुख्य धारा में मिलती हैं, नर्मदा नदी में मिलती हैं। मुख्य धारा में मिलती हैं। ठीक है, ये नदी, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। कहाँ से? भ्रंश घाटी से। अब ये भ्रंश घाटी क्या है? नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर या पश्चिम की ओर जाकर अरब सागर में मिल जाती है। पर प्रश्न ये है कि भ्रंश क्या है? पहले तो भ्रंश पता चले, फिर घाटी की बात करें। भ्रंश क्या होता है? जैसे आप घर में रहते हैं तो आपके घर में फर्श लगी होगी, ठीक है, उसमें जब चटकन आ जाती है, दरार आ जाती है, दरार समझते हैं? हाँ, तो जब दरार आ जाती है, वही दरार धीरे धीरे बड़ी और चौड़ी होती जाए, तो एक बड़ा गैप हो जाएगा, है ना, बड़ी खाली जगह हो जाएगी। यही जगह क्या कहलाएगी? भ्रंश। यही क्या कहलाएगा? भ्रंश। ठीक है, जो दरार चटकन दीवार पर या फर्श पर आप देखते हैं, वही क्या है? भ्रंश है।
लेकिन जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव में वो दरार चटकन आपके कमरे में बहुत छोटा है। यदि पृथ्वी की सतह पर देखेंगे आप, कहाँ, पृथ्वी की सतह पर बनने वाली जो दरार है या टूटन है, उसे क्या कहेंगे? भ्रंश कहेंगे। तो आप लिख भी सकते हैं, पृथ्वी की सतह पर बनने वाली दरार क्या है? भ्रंश है। अब बात करें घाटी की। भ्रंश घाटी क्या एग्जैक्टली? तो भ्रंश घाटी क्या होगा? देखिए, एक तरफ है विंध्य पर्वत, दूसरी ओर है सतपुड़ा। जब आप नर्मदा नदी को पढ़ते हैं तो अभी आपने जाना अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है ना? अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है। तो ये कुछ इस तरह से है। यह है भारत का मानचित्र और नर्मदा नदी हम मान लेते हैं यहाँ से निकलती है। कहाँ से? ये पॉइंट है, यहाँ से निकलते हुए यहाँ अरब सागर की तरफ आकर मिल जाती है। ठीक। नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है? यह है विंध्य श्रृंखला, विंध्य पर्वत माला। ठीक है। और इसके दक्षिण में है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक। और इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है जहां से नर्मदा नदी निकल रही है, इस क्षेत्र से ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये कैसा है? यही है भ्रंश घाटी, अर्थात दो पर्वतों के बीच का जो भाग है वो क्या है? धंस गया है नीचे। ठीक है। तो वो क्या बन गया है? घाटी बन गया है। दोनों ओर पर्वत जो है, बीच पर्वत है और बीच में घाटी है। बीच का जो क्षेत्र है वो धंस गया है, दैट इज भ्रंश घाटी। ठीक है, दैट इज भ्रंश घाटी। तो पहली लाइन से दूसरी लाइन को कनेक्ट करेंगे तो पहले दरार बनेगी, दरार धीरे धीरे चौड़ी होती जाएगी और नीचे चली जाएगी, तो गहराई बढ़ जाएगी। हो गया ना भ्रंश घाटी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिफ्ट वैली। क्या कहेंगे? रिफ्ट वैली। तो नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से बहती है। ठीक है, बहती हुई पश्चिम की ओर जाती है, हिंदी में भ्रंश घाटी। समझ आ गया? रिफ्ट वैली से बहती है और ये नदी जबलपुर के पास, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जबलपुर के पास, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश, जबलपुर के पास संगमरमर की जो चट्टान है, संगमरमर, वहां पर क्या है? संगमरमर की चट्टान है। आप सैल शब्द प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। संगमरमर जबलपुर के पास संगमरमर के सैलों में, चट्टानों में क्या बनाती है? गहरे गार्ज से बहती है। बनाती नहीं, गहरे गार्ज से बहती है। अब गार्ज क्या है? लंबी, सकरी, लंबी, सकरी और गहरी घाटी गार्ज कहलाती है। ठीक है, चलिए। जब ये नदी, नर्मदा नदी, जहां पर तीव्र ढाल से नीचे गिरती है, कहां पर? जहां, जहां भी गिरती है, जहां तीव्र ढाल से नीचे गिरती है या तीव्र ढाल से नीचे गिरती है, वहां क्या बनाती है? आपने सुना होगा बहुत फेमस वाटरफॉल, क्या नाम है? धुआंधार जल प्रपात। तो धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है ये नदी। धुआंधार क्यों कहते हैं? कि जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, तीव्र ढाल है, ढाल कैसा है? तीव्र है, एकदम खड़ा। ठीक है, स्लोप वाला ढाल है।
तो इस ढाल से जब पानी नीचे की ओर गिरता है नर्मदा नदी का, तो वो पानी कैसा धुआं धुआं सा लगता है ना, एक बहुत अच्छा जो एनवायरनमेंट है वहां पर बनता है, इसीलिए इसका नाम है धुआंधार जल प्रपात। तो नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का भी निर्माण करती है। बात करें इसके विस्तार की, इसकी ड्रेनेज बेसिन की, तो मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात तक इसका बेसिन है और अंततः अरब सागर में पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात में फैलाव है इसका, ठीक है, प्रवाह है या फिर बहाव है, आप कह सकते हैं। गुजरात के कुछ ही भागों में ये विस्तृत है। नर्मदा नदी को बचाने के लिए, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई थी, नमामि देवी नर्मदे, संरक्षण के लिए। किस लिए चलाई थी? संरक्षण के लिए चलाई थी, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पर बढ़े। अगली नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंतर्गत है ताप्ती नदी या तापी नदी, नदी द्रोणी, नदी का बेसिन, ठीक। इस नदी का उद्गम कहाँ से है? उद्गम है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा श्रृंखलाओं से। इस नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रृंखला है, जो वहां से इस नदी का क्या है? उद्गम है, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो बैतूल जिले के पास या बैतूल जिले में, ये श्रृंखला कहाँ पर? बैतूल जिले में जो है वहां से इसका उद्गम है। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समानांतर भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा नदी के समानांतर कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी क्या है आपको समझ आ गया? भ्रंश घाटी से बहती है। ये है भारत का मानचित्र, ठीक है। सही नहीं बना, कोई बात नहीं, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये है भारत का मानचित्र, ये रही नर्मदा नदी, ये क्या है? नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के समानांतर ताप्ती नदी बहती है, तो ये क्या है? ताप्ती नदी, ठीक। तो कहाँ पर है ये आप लोकेशन थोड़ा देख लीजिएगा, अंतर कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है। ताप्ती नदी की जो लंबाई है वो नर्मदा नदी से कम है, कम ही होगी, नर्मदा नदी से कम है, ठीक है। और जो इसका द्रोणीय बेसिन है, किसका? ताप्ती नदी का बेसिन, ड्रेनेज बेसिन है ना, वो मध्य प्रदेश से तो निकलती ही है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में विस्तृत है इसका बेसिन, इतना बड़ा है इसका बेसिन। और ये जो नदियां हैं इनकी लंबाई, नर्मदा और ताप्ती, इनकी लंबाई आप देख रहे हैं कम है। तो अरब सागर और जो पश्चिमी घाट के बीच का जो तटीय मैदान है वो क्या है? बहुत ही संकीर्ण है, इसलिए इनकी जो लंबाई नदियों की बहुत कम है। जो तटीय नदियां हैं, सॉरी, उनकी लंबाई बहुत कम है। तो आपने अभी जाना नर्मदा और ताप्ती नदियों के बारे में, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। क्या केवल यही दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं?
और कोई नदी जो आप जानते हो जो पश्चिम की ओर बहती हो, नोट करके लिख सकते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। और कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं? मुख्य रूप से तो नर्मदा और ताप्ती के लिए ही जाना जाता है कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। फर्स्ट, साबरमती, है ना, ये राजस्थान से निकलती है और मुख्य रूप से गुजरात में ये पूरा विस्तृत है, इसका जो बेसिन है फैला हुआ है। साबरमती नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर है? अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद। मुख्य शहर जो है बसा हुआ है अहमदाबाद। वहीं बात करें माही नदी, ये भी पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर है आप मैप में देखकर बताइएगा। कहाँ से निकलती है माही नदी? विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। ये नदी विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो खंभात की खाड़ी में गिरती है, फिर अरब सागर में मिल जाती है। ठीक, माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को, किसे? कर्क रेखा को, कर्क रेखा याद है ना, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है, और इसका जो बेसिन है कहाँ तक है आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश से तो निकल ही रही है, फिर राजस्थान, गुजरात, यहाँ तक बेसिन है किसका? माही नदी का। नेक्स्ट है भरतपुझा नदी, ये भी पश्चिम की ओर बहती है। मुख्य रूप से केरल में है ये नदी। कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु के अन्नामलाई पहाड़ी से। मीन्स इस नदी का उद्गम कहाँ होगा? तमिलनाडु में। तो बहती तो केरल में है मुख्य रूप से, लेकिन साथ ही तमिलनाडु भी होगा। क्यों? क्योंकि वहां से निकल रही है, उसके अपोहा बेसिन के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो तमिलनाडु के अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। और अरब सागर में मिलती है या गिरती है। ठीक है, और भरतपुझा नदी केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में पेरियार। ये नदी केवल केरला में है। ठीक है, ये नदी भी पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ गिरती है? वेम्बनाड झील में गिरती है, फिर अरब सागर में मिल जाती है। और केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार। इसी नदी पर इडुक्की डैम है। क्या है? इडुक्की डैम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको जो भी बता रही हूँ ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा। इसी नदी पर इडुक्की डैम है, इसी नदी पर।
ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, थोड़ी जानकारी मैंने आपको एक्स्ट्रा दी है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे ताकि आपके एग्जाम में क्या हो, क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो चलिए, आपने कुछ पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियों के बारे में भी जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी का द्रोणी बेसिन समझते हैं। गोदावरी द्रोणी, जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इस नदी का उद्गम या कहाँ से निकलती है ये नदी, उद्गम कहाँ से है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में कहाँ पर? नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है ये नदी। कौन सी? गोदावरी। और ये नदी, जो गोदावरी नदी है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये नदी, इस नदी की जो लंबाई है लगभग कितनी है? 1500 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी नदी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है उसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1500 किलोमीटर। कहाँ पर गिरती है ये नदी? यह मिलती है बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में आपने जो सबसे पहले विशेषताएं जान ली थी, उसके अंतर्गत आपने ये जान लिया था कि ये नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां सामान्य तौर पर पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, है ना? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है नदी। इस नदी का जो अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज बेसिन है, वो क्या है? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है प्रायद्वीपीय भारत में। अपवाह तंत्र, इसकी जो द्रोणी है वो महाराष्ट्र, कहाँ तक विस्तृत है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, यहाँ तक विस्तृत है गोदावरी नदी का बेसिन। गोदावरी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो अपना जल गोदावरी, जो कि मुख्य नदी है, इसमें विसर्जित करती हैं। सहायक नदियां कौन सी नदियां हैं गोदावरी नदी की सहायक नदी के अंतर्गत आएंगी? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा आदि। ठीक है, ये जो गोदावरी नदी है इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा कहते हैं, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं? लेकिन इसके बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण, विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा। ये भारत का मानचित्र है और यहाँ से पश्चिम घाट से ये नदी निकलती है ना? पश्चिम घाट के ढालों से। तो ये क्या होगा? पश्चिम घाट। रेड लाइन क्या बता रही है? पश्चिमी घाट के बारे में।
और यहाँ से ये नदी निकलती है। कुछ इस तरह से, ठीक है। और पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट नदी है महानदी। महानदी द्रोणी, बेसिन। महानदी जो रिवर है उसका बेसिन, है ना। तो जो महानदी है, ये नदी का जो उद्गम है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है नदी? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से। छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहती कहाँ से है? निकलती तो छत्तीसगढ़ से है और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। इस नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 860 किलोमीटर। और इस नदी का बेसिन कितना है? अफवाह बेसिन कितना है? फैलाव कितना है? ये नदी कितने विस्तृत क्षेत्र में फैली है? महानदी जो रिवर है, उसका जो बेसिन है, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बहती है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश और झारखंड में भी बहेगी। ठीक है, बहती है ये नदी। बहुत छोटे स्तर पर ही है, लेकिन है। ठीक है, तो ये इसका बेसिन होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। कृष्णा नदी। जो कृष्णा नदी है, ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। और ये महाबलेश्वर पश्चिमी घाट में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है कृष्णा नदी। क्या लंबाई होगी इसकी? लगभग 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। कहाँ गिरती है ये नदी? पहले ही आपको मालूम है, बंगाल की खाड़ी में। क्योंकि ये सारी बातें हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं, उनके नाम क्या हैं? सहायक नदियां जैसे तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, ये क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। और जो इसका बेसिन है, वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है, तो कृष्णा नदी का ये बेसिन है। कुछ ऐसा होगा ना मैप में, कृष्णा नदी, पश्चिमी घाट, ये रेड लाइन पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी। अगली नदी की ओर बढ़ते हैं। अगली नदी है कावेरी। कावेरी द्रोणी।
कावेरी नदी का बेसिन। ये नदी भी कहाँ से निकल रही है? पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में कहाँ से? ब्रह्मगिरी श्रृंखला से या पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। और कहाँ पर गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो आप लिख सकते हैं गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। तमिलनाडु में कुड्लूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदी मिल जाती है। इस नदी की लंबाई कितनी है? इस नदी की जो लंबाई है वो लगभग 760 किलोमीटर है। लगभग 760 किलोमीटर है। और इस नदी का जो बेसिन है, बेसिन का क्षेत्र है, इस नदी का जो फैलाव है, विस्तार है, वो कितने स्टेट में है? तमिलनाडु में है, केरल में है और कर्नाटक में। ये कर्नाटक का है शॉर्ट फॉर्म। और बात करें इसकी सहायक नदियों की, इसके सहायक नदियों के नाम भी एक दो लिख लेते हैं। सहायक नदियां वे नदियां होती हैं जो अपना जल मुख्य नदी में विसर्जित करती हैं, डालती हैं। ठीक। अमरावती, कावेरी नदी की सहायक नदियों के नाम है अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। ये क्या है? सहायक नदियां हैं। और कावेरी नदी, ये क्या है? पश्चिमी घाट है। आप देख रहे हैं बार बार पश्चिमी घाट का नाम आ रहा है ना। चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। और ये कावेरी नदी, ये क्या है? कावेरी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ बना हुआ है? कावेरी नदी बनाती है। नोट करके लिख लीजिए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी बनाती है। क्या नाम है उसका? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम। इसी क्लास में आपने जाना है एक और जलप्रपात के बारे में जो नर्मदा नदी बनाती है जब तीव्र ढाल से नीचे की ओर गिरती है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात। इसके अलावा और भी कई नदियां हैं, जैसे आपने जाना था नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। उसके अतिरिक्त आपने दो तीन नदियों के बारे में जाना था जो पश्चिम की ओर बहते हैं, जैसे साबरमती, माही नदी, भरतपुजा, पेरियार। और अभी आपने जाना महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के बारे में जो पूर्व की ओर बहती हैं और पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। तो इतनी ही नदियों के अलावा, ये जो नदियां आपने अभी जानी, इनके अलावा और भी कई नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं। अन्य नदियां जो किस ओर बहती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। कौन सी हैं वो नदियां? जैसे दामोदर नदी, ब्राह्मणी नदी या ब्रह्माणी नदी। ठीक है। वैतरणी नदी, ये भी पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। नदी, सॉरी, सुवर्ण रेखा नदी। तो इस तरह से आपने क्या जान लिया? पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में जान लिया।
जब आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत आपने एक जो सामान्य बात जानी थी वो ये थी कि पश्चिम की ओर निकलती हैं, पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहते हुए जाती हैं। और गोदावरी, महानदी, इन सब के बारे में आपने जब जाना तो इनका जो उद्गम है कृष्णा, कावेरी, वो कहाँ से हो रहा है? पश्चिमी घाट की किसी न किसी पहाड़ी से हो रहा है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, उनके लिए जो पश्चिमी घाट है वो क्या है? एक जल विभाजक की तरह कार्य कर रहा है। जल विभाजक क्या करता है? प्रवाह की दिशा को तय करता है, ठीक है, और प्रवाह को संतुलित करता है। प्रवाह की दिशा कैसे तय हो रही है? पश्चिम से नदी निकल रही है और पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो जो पश्चिमी घाट है वो प्रायद्वीपीय नदियों के लिए जल विभाजक है, ठीक है। इसी चैप्टर में एक टॉपिक है झील। क्या है? झील, लेक, ठीक है। झील की बात कर रहे हैं, झील जो टॉपिक दिया हुआ है, तो झील जब आप सुनते हैं तो क्या याद आता है लेक के बारे में? जैसे सबसे पहले तो एक्वेटिक एनिमल्स, जो जलीय जीव पानी के अंदर होते हैं, है ना, तैरना, तैराकी याद आएगी आपको। और आप जो नाव चलाते हैं पानी पर, दैट इज बोटिंग, बोटिंग याद आती है हमें। और मनोरंजन के अन्य जो साधन होते हैं जो आपने झील में जिनको एंजॉय किया होगा, आपको वो याद आ रहे होंगे, है ना। और एक हमारी बहुत प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है डल झील। क्या नाम है? डल झील। उसकी याद तो हमें जरूर आती है, क्योंकि उस झील पर जो शिकारा एक शब्द है ना, ये आपने सुना होगा, जो डल झील के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। शिकारा क्या होता है? नाव वाले जो घर होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? शिकारा कहते हैं, है ना। नाव वाले घर हैं, शिकारा हैं। तो लोग पानी पर ही रहते हैं। तो इस तरह से कई चीजें जब आप झील का परसेप्शन आता है तो वो हमें याद आता है। लेकिन अभी हमें जानना है कि झील क्या है। क्या जानना है? कि झील क्या है? क्या है झील? झील कब बनती है? झील पृथ्वी की जो सतह है ना, उसके गर्त वाले भाग में जहां पर जल जम जाए वो क्या बन जाएगा? झील बन जाएगा। तो वही क्या कहलाएगा? झील कहलाएगा। बस वही है झील। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जम जाता है, जम नहीं, जमा हो जाता है, जमा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। क्या कहते हैं? झील कहते हैं, है ना। और जो बड़े आकार वाली झील होती हैं, जिनका आकार बहुत बड़ा होता है, सामान्य झील से बहुत अधिक होता है, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें सागर या समुद्र कहते हैं। वो भी झील ही है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं कर, बस उनका आकार क्या है? बड़ा है। तो बड़े आकारों वाली झील को समुद्र या सागर कहा जाता है। जैसे 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 क्या? जैसे कैस्पियन सागर। फील आ रहा है ना कि ये एक बहुत बड़ा समुद्र है। ये समुद्र नहीं है, क्या है? झील है। सागर लिखा हुआ है तो हमें समुद्र की फीलिंग आती है। कैस्पियन झील नहीं लिखना है, सागर लिखना है। कैस्पियन सागर। लेकिन ये है क्या? झील। जैसे मृत सागर, डेड सी, ये भी झील है। अरल सागर, ये भी क्या है? झील है, लेक है, ना कि ओशन।
तो ये इनका आकार बड़ा होने के कारण केवल इन्हें क्या कह रहे हैं? सागर कह रहे हैं, समुद्र कह रहे हैं। और जो भारत की बात करें तो भारत में अधिकतर झीलें क्या हैं? स्थायी हैं। कुछ झीलें हैं जो वर्षा ऋतु में आने पर ही, वर्षा ऋतु आने पर ही उसमें पानी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं झीलों का निर्माण। झीलों का निर्माण कैसे होता है? यदि हम झीलों के निर्माण की बात करें तो एक तो झील का निर्माण कैसे होगा? जो ग्लेशियर्स हैं और जो बर्फ की चादर है, उनकी क्रिया के फलस्वरूप झीलों का निर्माण होता है। हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप निर्माण होता है। किसका? झीलों का। बर्फ जो है जब पिघलती है तो किसी सतह पर आकर जो गहरे गड्ढे जैसी संरचना हो, उसमें पानी जब क्या होगा? बर्फ के पिघलने से वहां जाकर जमा हो जाए तो क्या बन जाएगा? झील बन जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे एक नाम आपने बहुत सुना होगा। कौन सा नाम? पैंगोंग झील। पैंगोंग सो झील, ये इसी से निर्मित है झील। ठीक है, बनी हुई है। वहीं बात करें, और भी कई सारी झीलें हैं। वायु, नदी एवं मानवीय क्रिया द्वारा मानवीय क्रिया द्वारा भी झीलों का निर्माण होता है। तो मानवीय क्रिया द्वारा कैसे झीलों का निर्माण हो रहा है? और नदी द्वारा कैसे हो रहा है? वायु द्वारा कैसे हो रहा है? आपने एक झील पढ़ी होगी, सांभर झील। कौन सी झील? सांभर झील। ये कैसे बन रही है? वायु द्वारा बनेगी। वायु द्वारा बनने वाली जो झील है, उस उदाहरण के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आएगी सांभर झील। सांभर झील ये कैसी झील है? अंतर्देशीय झील है। अंतर्देशीय, इसके चारों तरफ क्या है? भूमि है। इसके चारों तरफ भूमि है। इस झील के चारों तरफ अंतर्देशीय झील है, भूमि है। ये तट या समुद्र से जुड़ी हुई नहीं है। कैसे बनी? वायु से बनी हुई झील है। वायु कैसे बनाती है? वायु कुछ इस तरह से बनाती है कि वायु जब चलती है तो ये झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? इसका स्थान क्या है? राजस्थान। राजस्थान में बालू का क्षेत्र है ना? तो बालू एक स्थान से वायु अपने साथ क्या करती है? ले जाती है और दूसरी जगह पर उसे डिपॉजिट करती है। तो एक जगह से उसने अपर्दन किया। ठीक है, जैसे कि ये क्षेत्र हम मान लेते हैं, वायु चल रही है इस दिशा की ओर, तो यहाँ से क्या कर रही है? बालू के जो बहुत सारे छोटे-छोटे कण हैं, इनको यहाँ से उठा रही है। ठीक है, और अपने साथ ले जाकर यहाँ छोड़ देती है। तो यहाँ से लगातार क्या होगा ना, धीरे-धीरे करके ये एक गहरा गड्ढा बनता जाएगा और यहाँ पर धीरे-धीरे एक बालू जो है क्या होती जाएगी? इकट्ठी होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनेगा, है ना? तो ये जो गहराई बढ़ती जा रही है, सोचिए ये इतना गहरा हो गया और बारिश आने पर इसी भाग में क्या भर गया? पानी भर गया। तो क्या हो जाएगा? झील बन गई। ठीक है, क्या बन गया? झील बन गया। तो इस तरह से वायु झील बनाती है। वायु के द्वारा झीलों का निर्माण होता है। तो ये जो सांभर झील है, ये लवड़ी झील है। इसका जो पानी है, जो पानी है, जो जल है, वो कैसा है? लवण है, खारा है, लवण जल है।
अर्थात खारा पानी है। और इस झील के पानी का उपयोग किसमें करते हैं? क्योंकि पानी पूरी तरह से खारा है, तो इस झील के पानी का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। के नमक बनाने के लिए किया जाता है। नमक के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सांभर झील के पानी का। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि वायु द्वारा कैसे झीलों का निर्माण होता है। और भी कई झील हैं, आपको राजस्थान के क्षेत्र में कई झील देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं नदी द्वारा। नदी कैसे झील का निर्माण कर सकती है? नदी एक झील बनाती है जब नदी घुमावदार मार्ग से होते हुए आगे बढ़ती है, तो कई बार जिस घुमावदार जो मार्ग होता है उससे आगे बढ़ती है, तो कई बार उस क्षेत्र को छोड़ देती है। जैसे कि सपोज करिए ये नदी है, ये नदी है ना, ये नदी है। अब हम इसको दूसरी तरह से दिखाते हैं। ये नदी यहाँ से बहते हुए, सपोज करिए ये गंगा नदी है, ठीक, या कोई भी नदी है, गंगा ही क्यों, नदी मान लेते हैं, उतना पर्याप्त है। और यहाँ से बहते हुए कुछ इस तरह से आगे बहती है। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इतनी लंबी दूरी नदी ने तय की, फिर यहाँ आकर आगे बहती हुई जाती है। ऐसे में क्या होगा कि ये क्षेत्र कई बार नदी वापस से अपने मार्ग पर आ जाएगी और ये क्षेत्र क्या होगा, छूट जाएगा। तो ये क्षेत्र क्या बन जाएगा, ऑक्सबो लेक। आप देख रहे हैं ये यू आकार का है, कुछ देख रहे हैं। इसीलिए इस छोड़े हुए क्षेत्र को नदी द्वारा जो झील बनता है उसे क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं, या फिर छोड़ा हुआ क्षेत्र है, नदी के द्वारा छोड़ा हुआ क्षेत्र, दैट इज छाड़न झील, दैट इज छाड़न झील। तो नदी द्वारा, यहीं पर आप लिख लीजिए, नदी द्वारा निर्मित झील है ना, को क्या कहते हैं, गोखुर झील, गोखुर झील, या फिर क्या नाम है दूसरा, छाड़न झील, छोड़ी हुई। ठीक है, ये वो क्षेत्र होता है जो नदी जो मुख्य धारा है उससे कट गया है, कटकर बना हुआ क्षेत्र है। नदी की मुख्य धारा से कटकर बनती है ये झील, दैट इज गोखुर झील या छाड़न झील। इसका नाम आप इंग्लिश में देखेंगे तो क्या होगा, ऑक्सबो लेक। क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक। थोड़ा अलग है ना, ऑक्सबो लेक क्यों कह रहे हैं, आपने अभी नदी का जो आकार देखा था कुछ इस तरह से है ना, आपको इस तरफ से देखने से लगेगा कुछ यू आकार का है ना। तो जो बैल होता है, बैल जानते हैं, खेतों में काम करते हैं ना, खेतों की जुताई करते हैं, तो बैल के गर्दन में पहने जाने वाला एक यू आकार का जुआ होता है, क्या बोलते हैं उसे, जो जुताई करने के दौरान पहनाते हैं। हाँ, तो उसका जो आकार होता है वो कुछ यू आकार का होता है और उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ यू आकार बन रहा है, तो दैट इज ऑक्सबो लेक। इस तरह से इसका नाम कुछ पड़ा है, तो आप इस तरफ मत जाइएगा, आपको बस इतना जानना है कि नदी कैसे झील बनाती है। नदी नदी द्वारा निर्मित जो गोखुर झील है वो कैसे बनी है, नदी से बनी है। ठीक है, तो इतना काफी है मुझे लगता। चलिए आगे बढ़े। अब बात आती है जो मानवीय क्रियाएं हैं उनके द्वारा बनी हुई जो झील है वो कैसी होती है। अच्छा, ये जो गोखुर झील है
छाड़न झील है, या इसका आकार आप अर्धचंद्राकार झील भी कह सकते हैं। कई तरह से होता है, सब एक ही है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। चलिए, अब बारी आती है मानवीय क्रिया द्वारा निर्मित झील। कैसे मानवीय क्रिया द्वारा झील निर्मित होती है? आपने वायु द्वारा समझ लिया, मानवीय क्रिया द्वारा कैसे होती है देखते हैं। मानवीय क्रिया द्वारा जो झील होती है वो दो तरह से बनती है। एक तो बांध से बनी हुई झीलें। कैसी? बांध से बनी हुई झीलें। बांध बनाते हैं ना, बांध से बनी जो झीलें हैं, जैसे कि गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील, ये क्या है? बांध है। तो बांध से बनी हुई झीलें हैं। दूसरा है कृत्रिम झीलें, है ना। बांध से बनी हुई झीलें भी, सॉरी, बांध से बनी हुई झीलें गोविंद सागर झील है, और जो दूसरी झील आएंगी वो कौन सी होंगी? आप टैंक बोल सकते हैं उनको, जैसे रविंद्र सरोवर है, ठीक है। फिलहाल आप गोविंद सागर झील तक ही ध्यान में रखें। और ये जो झील है, ये झील जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बनाया गया है। नदी पर बनाया गया, किसके लिए? जल विद्युत उत्पादन के लिए। तो इस तरह से झील का निर्माण कैसे होता है ये आपने जान लिया। मानवीय क्रिया द्वारा कैसे बनती है झील? बांध से, बांध के कारण जो झील बनती है वो होती है बांध झील, जिसे मनुष्य ने बनाया है। तो मानवीय क्रिया द्वारा बनने वाली झील। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तटीय क्षेत्रों में स्पिट और बाढ़ से, तटीय क्षेत्रों में, जो तटीय क्षेत्र है वहां पर तटीय क्षेत्रों में स्पिट और बार, इसे रोधिका भी कहते हैं। बार से लैगून का निर्माण होता है, वो भी झील है एक तरह से, ठीक है। लैगून का निर्माण होता है। प्रश्न है कि स्पिट और बार क्या है? स्पिट और बार क्या है? पहले तो प्रश्न यही है, पहले इसे समझ लेते हैं। ये लाइन आप जो देख रहे हैं, रेड लाइन, इसके ब्लू लाइन क्या है? ये है समुद्र का पानी, ये है समुद्र का पानी, सी वेव्स, है ना। पहले तो सी वाटर, और ये है तट। ये जो रेड लाइन है ये है तट। जब समुद्र की लहरें उठती हैं, यहाँ से समुद्र की लहरें उठेंगी, समुद्र की लहरें उठती हैं तो तट की ओर आती हैं, और तट की ओर आने पर क्या होगा कि अपने साथ समुद्र की जो लहरें हैं उठ रही हैं, तट की ओर आती हैं। समुद्र की लहरें तट की ओर आने पर अपने साथ क्या लाती हैं? गाद, बालू, बहुत छोटे छोटे कण लेकर आती हैं। तो धीरे धीरे एकत्रित होते रहते हैं। सपोज करिए कि लहरें क्या कर रही हैं, यहाँ पर तट से पहले ही, पहले तो वो तट पर ला रही हैं, लेकिन कई बार क्या करती हैं, तट से पहले ही इस जगह पर, तट से पहले ही यहाँ पर धीरे धीरे बालू जो लहरों के साथ ला रही हैं, समुद्र की ये लहरें, उसे एकत्रित करती रहती हैं। तो ये क्या बन गया? यहाँ जहाँ तट से पहले ही है ना, तट से दूर, ये तट कहाँ है? ये लाल जो लाइन आप देख रहे हैं ये तट है, ठीक है। तट से दूर, यहीं पर जो आप ग्रीन देख रहे हैं ये तट के से दूर है, ठीक है। यहीं पर बालू को, बारीक जो कण है उनको लाकर डिपॉजिट कर देती है ना, उनका निक्षेपण कर देती हैं। तो ये लाइन आप देख सकते हैं,
धीरे धीरे लगातार मोटी होती जा रही है, तो यह क्या बन गया? बार बन गया। इसे क्या कहेंगे? ये बार है, अवरोध है ना, रोधिका। और यही जब धीरे धीरे करके और बढ़ जाए, लाइन धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, लहरें धीरे धीरे करके और लाएंगी, और धीरे धीरे करके ये जुड़ जाए तट से। एक तरफ किससे जुड़ गया? तट से जुड़ गया ना। और ये भाग क्या बन जाएगा? स्पिट। जब ये जुड़ गया तट से एक तरफ, और एक तरफ क्या है? खुला हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? स्पिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्पिट। और इसके बीच का ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, जिसके अंदर पानी भर जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लैगून। इसे क्या कहेंगे? लैगून। ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? लैगून। ठीक है। तो स्पिट और बार से किसका निर्माण हो गया? लैगून का निर्माण हुआ। समझ आया? चलिए आगे बढ़े अब। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लें, जो चिल्का झील है, चिल्का झील इसी तरह बनी हुई है। पुलिकट झील, वेम्बनाड झील, हमने इस क्लास में अच्छी तरह से नदी के बारे में पढ़ा है। तो जो नदी है, नदी का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है ना, नदी का। सबसे पहले तो बहुत ही महत्वपूर्ण है नदी। महत्व क्या है? अत्यधिक है। नदी का महत्व अर्थव्यवस्था में क्या है? अत्यधिक है। कैसे? नदी में क्या बह रहा है? जल। और जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। आपने संसाधन चैप्टर पढ़ा है, तो मूल प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। जल ही जीवन है, याद है? क्यों? ये जो मूल प्राकृतिक संसाधन है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मानवीय क्रियाकलापों के लिए, मानवीय गतिविधियों के लिए जल क्या है? बहुत ही आवश्यक है। मानवीय क्रियाकलापों के लिए जल अनिवार्य है। और जैसे मैंने बताया, जल ही जीवन है। सुबह उठने से लेकर शाम को बिस्तर पर पहुंचने तक में आपको कितना जल चाहिए और कब कब चाहिए, आप यदि ध्यान कर लें तो आपको समझ आ जाएगा कि जल कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। इसके अलावा यदि आप देखेंगे, जो प्राचीन काल से लेकर आज तक जो भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, वो कहाँ हुई हैं? नदी के, या आप कहेंगे एग्जैक्टली जल के आसपास ही वो सभ्यताएं क्या हुई हैं? विकसित हुई हैं। तो जल, नदी का तट या नदी का क्षेत्र क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है लोगों को। जहां पर पानी होता है, पानी के स्रोत होते हैं, जल के स्रोत होते हैं, वहीं पर लोग निवास करते हैं, अर्थात वहीं पर सभ्यता बनती है, विकसित होती है। ठीक है। तो इस तरह से जो नदी है, वो अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान करती है। और जब लोग रहेंगे तो क्या होगी? जनसंख्या भी अधिक होगी। भारत के संदर्भ में अगर देखेंगे, तो जो जनसंख्या है, नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, जो जनसंख्या है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, क्योंकि नदी के क्षेत्र के आसपास ही रहते हैं, तो वहां की जो भूमि होती है वो कैसी होती है? उपजाऊ होती है। कैसी होती है? उपजाऊ होती है। आपने जाना था खादर और बांगर के बारे में, है ना? या बाढ़ के जो क्षेत्र होते हैं, जब बाढ़ चली जाती है तो जो कुछ रह जाता है, बाढ़ तो चलिए पानी चला गया, लेकिन अपने साथ जो नदी लाई थी बाढ़ के समय, वो सब छोड़कर चली गई, तो वो क्षेत्र क्या हो जाता है? उपजाऊ हो जाता है। ठीक है। और उपजाऊ क्षेत्र में है तो कृषि अच्छी होगी। ठीक है। क्या होगा? कृषि अच्छी होगी। साथ ही आज के समय में जल विद्युत निर्माण में भी नदी सहायक है, सिंचाई में भी,
नदी बहुत योगदान करती है, नौ संचालन में भी योगदान करती है। तो इस तरह से जो नदी है उसका अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। कुछ पॉइंट्स बस ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि आपको समझ आ गया है, तो कुछ खास जरूरत है नहीं, है ना। फिर भी मैं लिख देती हूँ, जल विद्युत निर्माण में सहायक। जो नदी है, जब आसपास आप रहते हैं, नदी क्षेत्र के आसपास ही आप रहते हैं या जनसंख्या रहती है, क्योंकि वहीं पर जीवन संभव है, तो नदी प्रदूषित भी होती है। क्या होती है? नदियों को हम प्रदूषित भी बहुत करते हैं। एक तो प्रदूषण इस बात का ही है कि जब जनसंख्या बढ़ने लगती है, आप नदी के क्षेत्र के आसपास रहते हैं या ज्यादातर जनसंख्या वहीं निवास करती है, जैसे मैंने आपको बताया प्राचीन काल से लेकर आज तक नदियों के आसपास ही सभ्यता विकसित हुई है। और जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगती है तो नदियों से जल बहुत तेजी से निकाला जाने लगता है। क्या करते हैं? नदियों से जल जो है वो बहुत तेजी से निकाला जाने लगता है। और जब जो जल है नदी का, उसे बहुत तेजी से या अधिक मात्रा में निकाला जाएगा तो क्या होगा? जो जल की गुणवत्ता है वो क्या होगी? प्रभावित होगी। नदियों का या नदियों से जल निकासी अधिक, जल निकासी अधिक, इससे परिणाम क्या होगा? जल की गुणवत्ता प्रभावित होगी। ठीक है, एक तो यही कारण है। इसके अलावा नदी प्रदूषण कैसे होता है? उद्योगों का प्रदूषण। जैसे जैसे विकसित हो रहे हैं हम, वैसे वैसे विकसित होने के क्रम में इंडस्ट्री लग रही है, उद्योग लगाए जा रहे हैं, और उद्योगों का जो प्रदूषण है और जो कचरा है वो या गंदा पानी है, वो नदियों में क्या किया जाता है? बिना निस्तारण के या बिना परिष्कृत किए नदियों में बहा दिया जाता है। तो नेक्स्ट लाइन क्या होगी? उद्योगों का प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरा, परिष्कृत कचरा नदी में मिल रहा है। इससे हो क्या रहा है? जब ये औद्योगिक क्षेत्रों का जो प्रदूषण है और जो अपरिष्कृत या बिना परिष्कृत किए हुए, बिना उसे साफ किए हुए जो गंदा पानी है इंडस्ट्री का, उसे नदी में मिला रहे हैं, उससे भी नदी का जल क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। जो जल की गुणवत्ता है वो जल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, कमी आ रही है क्योंकि उसकी गुणवत्ता में। साथ ही स्वतः स्वच्छीकरण की जो क्षमता है वो भी प्रभावित हो रही है। नदियों में जब ये क्षेत्र, जो औद्योगिक क्षेत्रों के जो ये कचरा है अपरिष्कृत, या आप कह सकते हो बड़े-बड़े जो नाले हैं जो नदियों में जाकर मिल जाते हैं, वो उसके बाद भी नदी स्वयं को क्या कर लेती? स्वच्छ कर लेती है। नदी स्वयं को स्वच्छ कर लेती है, लेकिन जब बड़ी मात्रा में ये डिपॉजिट होने लगते हैं, मिलने लगते हैं, गंदा पानी मिलने लगता है, तो वो स्वतः स्वच्छीकरण की स्वतः को नदी की जो स्वतः स्वच्छ करने की जो क्षमता है वो भी क्या होने लगती है? प्रभावित होने लगती है। स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता प्रभावित होने लगती है। अन्यथा नदी तो स्वयं को स्वच्छ कर सकती है। ठीक है। और ये जो साफ सफाई है, कौन सी? पहले तो आपने प्रदूषण जाना, अब इसे साफ करना पड़ेगा, है ना। तो नोट करके लिख लीजिए, सरकार ने एक योजना चलाई थी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? नदी की साफ सफाई कार्यक्रम। नदी के लिए क्या है? साफ सफाई कार्यक्रम है। इसका शुभारंभ किया गया था कब? 1985 में। क्या नाम रखा गया? गंगा एक्शन प्लान। गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए इस योजना की शुरुआत
की गई थी। ठीक है, तो आपने प्रदूषण जान लिया, महत्व जान लिया नदी का, और नदी को स्वच्छ करने के लिए क्या योजना चलाई गई है आपने ये भी जान लिया। तो इसी के साथ ये चैप्टर दैट इज अपवाह या ड्रेनेज दोनों ही आपने अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।